मैं अपनी तरफ से जैसे सर ने बताया, आई वुड लाइक टू शेयर माय लाइफ एंड माय जर्नी। माई सेल्फ आई एम जितेंद्र फुले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आई हैव कंप्लीटेड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 1997 फ्रॉम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत कर्नाटक। उसके बाद मैं कैंपस थ्रू सिलेक्ट हुआ, आई वर्क विद जॉनसन, 2 साल वहाँ काम किया। देन उस समय जो एज था उसके हिसाब से लग रहा था कि पीजी करना चाहिए, सो मेरा गेट एमटेक के लिए मैं जाने वाला था। आईटी बीचो में मेरा एडमिशन भी हो चुका था, बट उस समय पर ये बात है 1999 की। उस समय मार्केट में काफी बड़ा रिसेशन चल रहा था। सो जिन जिन लोगों से मैंने पूछा तो उन सबका कहना था कि 2 साल के बाद एमटेक करने के बाद तो जॉब ही ढूंढेगा। आज ही सिचुएशन बहुत खराब है, तो हाँ भी सोच ले। तो मीन टाइम स्टेट गवर्नमेंट का भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस समय का, अभी तो कंपनी हो गई, तो उस समय उसका एड निकला हुआ था और उसमें मैं अपीयर हुआ, आई गॉट सेलेक्टेड। सो आई फ्रॉम 1999 आई एम वर्किंग विद देन एमएससीबी और अभी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सो पूरे महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं और प्रमोशन के हिसाब से अभी रिसेंटली मेरा और एक प्रमोशन हुआ। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ superintending engineer in MSCDCL, so which is a class 1 post। एजुकेशनल कॉलेज जब बाद में फील्ड पे काम करते हुए डे इन डे आउट, आप सबको मालूम है कि बिजली जब रहती है तो किसी को याद नहीं आती, जब वो नहीं रहती है तो बहुत ही ड्रास्टिकली याद आती है। और अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया, तो काफी हेवी डिमांड है, तो बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था मैं जब मुंबई। बट 2012 में मेरा ट्रांसफर मुंबई में हुआ, तो थोड़ा सा टाइम मिलने लगा। सो मैं फिर मेरे को आगे बढ़ने का थोड़ा शौक है, यानी मेरा ये भी है कि मैं जब मरूंगा उसके पहले साल भी मैं कुछ तो पढ़ते ही रहूंगा। सो उस समय फिर आई कंप्लीटेड माय आईसीडब्ल्यू, सो आई एम अ सीए में आल्सो। फाइनेंस में पहले से इंटरेस्ट था, तो बाद में फिर केयू सर के साथ की जर्नी पिछले साल शुरू हुई एंड नाउ आई एम सीए बी आल्सो। When you started this advising your friend and colleague long back, na? Yeah. How it was started? Yes. So हाँ, तो अभी जैसे सर ने बोला कि मैं क्वालिफिकेशन और ये मेरा थोड़ा सा जर्नी, बट अभी फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा जर्नी ऐसा चालू हुआ कि इन 1999 में मेरे को पोस्टिंग दिया गया। और जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या होता है कि जो नए न्यू कमर होते हैं उनको ट्राइबल एरिया में डाल देते हैं। सो अगेन क्योंकि वहां के लोगों को ट्रांसफर करना होता है अर्बन साइड में, सो और नए बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसका पहला जॉब होता है, वो किसी से बात भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ दो वहां दो, उसकी कोई पहचान वगैरह भी नहीं होती। बट एनीवे, सो दे हैव पोस्टेड मी इन गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट, जो अभी बाद में बाबा आमटे की वगैरह मूवी बनी तो काफी लोगों को पता है। तो आई यूज्ड टू वर्क देयर। सो और 2 साल के बाद फिर सारे लोग ट्राई करते हैं वहां से, क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि शादी के लिए कोई लड़की भी नहीं देता। तो गर्ल को देखने जाओ सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि कहाँ पोस्टेड है, तो गढ़चिरोली ओवर है वहां, तो वो समझ में आ जाता है आगे क्या होगा। तो आई गॉट फेड अप कि ये क्या चल रहा है। तो मैं बोल रहा था कि मैं भी ऑथोरिटी से आके बात करूंगा। हम लोग उस समय सो कॉल्ड सारे जो मार्केट के एलिजिबल बैचलर्स थे, बट एक बार मेरे फादर ही एक कन्वर्सेशन सुन रहे थे, ही आस्क्ड, वो मेरे गुरु है एक्चुअली, मैं पूरे अभी जैसे से बात करूंगा तो उनके कुछ लाइंस में शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया। तो ही सेड कि यार वहां पे लोग रहते ही नहीं रहते, और वो इंडियन है कि नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। तो तुम्हारे जैसे यंग लोग अगर वहां काम नहीं करना चाहते तो वहां काम कौन करेगा? और अभी तो तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। मैं खुद नहीं बोलता तुमको कि तुमने यहाँ के रहना चाहिए, तो कल जब तेरी शादी हो जाएगी, तुझे बच्चे हो जाएंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सिर्फ वो बॉर्डर पे जो लोग लड़ते हैं वही कंट्री की सेवा नहीं करते। तुम पब्लिक सेक्टर में हो, तुम बाई चॉइस आए हो, तुम्हारे घर पे कोई आए तो उठाने के लिए तुमको क्या आओ नौकरी करो करके, तुम ही गए, तुमने ये कि अब जब जॉब है और वहां पे ट्राइबल्स लोग हैं तो दे आर इंडियंस, उनका सेवा कौन करेगा? उस दिन से आज वर्किंग के लिए लगभग 20 साल हो गए, मैंने रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं डाली। वेरी गुड। आपके फादर ने ये वजह से वो इतना सही मैं बोलता ठीक है। और मेरे फादर तो बोले थे, तू तो फॉर्चुनेट है कि तू ऐसे कंपनी में है, तू स्टेट गवर्नमेंट में, तो तुझे इतना बिल्कुल क्लियर है कि तू महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना। तू जब एजुकेशन के लिए स्टेट छोड़ के जा सकता था, तो अगर तू कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होता तो तू क्या करता? आई गॉट यस सर, मैं क्यों इतना कंप्लेंट करता था लाइफ में, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नो। उसके बाद मैंने कंप्लेंट करना बंद कर दिया एंड आई वर्क देयर फॉर 10 years। बट होता ऐसा है कि
ना फिर मेरे तरफ मैनेजमेंट का ध्यान था, ना मैं मैनेजमेंट को कंप्लेंट करो, तो चल रहा है क्योंकि वहां कोई जाना नहीं चाहता। बट देन अगेन लक घूम जाता है, क्योंकि अगर आपकी कोई कदर नहीं करता तो फिर एक ऊपर वाला कदर करता है। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट में पहली बार वो फंड आया कि गवर्नमेंट में प्रमोशन कैसे सीनियरिटी के हिसाब से चलते हैं। तो उस समय फिर प्रमोशन जो हुए कि डायरेक्ट एग्जाम का कंसेप्ट है कि 3 लेवल हाई के लिए आपको एग्जाम के लिए अपियर करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र से लगभग 8000 लोग अपियर हुए, उसमें से सिर्फ 24 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए ऑल ओवर महाराष्ट्र से, एंड आई वाज वन ऑफ दैट। सो मैंने गवर्नमेंट में लोग बोलते हैं प्रमोशन नहीं होते, प्रमोशन नहीं होते। 18 साल की जो गैप है वो जंप मैंने, जिसको जंप ही नहीं बोलेंगे, इसको लीप बोलना चाहिए, वो लीप मैंने ली थी। सो एकदम जूनियर इंजीनियर में मेरा पोस्ट था, उसके बाद एक्चुअली रेगुलर में मैं असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहिए, फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहिए था, फिर एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहिए था, और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहिए। मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 18 साल बाद लाइफ के पास हो। Then I posted in अहमदनगर, शिरडी, आप लोगों को पता होगा वो एरिया, वहाँ पे वो हम लोग के जो रिलेशन था। I worked there for 2.5 years. Then I posted to corporate office मुंबई। So अभी जब से मुंबई में आया हूँ मैं वहाँ पे हूँ। तो फाइनेंशियल जर्नी की जो बात जहाँ से ये निकली थी, तो मैं वहाँ पे था। तो जब बहुत अभी तो मुंबई का भी एग्जाम्पल ले लो, लोग दिखते वो चकाचक है, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग करने कितने लोगों को क्या मालूम है। तो जब यहाँ ये हालत है तो बाकी जगह तो बहुत ही खराब हालत थी। तो एक जो 2 किस्से ऐसा जिसकी वजह से मेरे को फाइनेंस की तरफ मेरा लगाव था, पहले पैसे के बारे में किसको लगाव नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़े। तो मैं जब फील्ड पे था तो हम लोग की टीम रहती थी, लगभग 20 लोगों की टीम मेरे अंडर में काम करती थी, जो लगभग लाइनमैन जिसको हम लोग बोलते हैं, पोल पे जो चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, तो उन लोगों की टीम, तो उनका जो लीडर होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइनमैन, और बाकी लोगों को डेजिग्नेशन होता है हेल्पर। तो मेरा एक लाइनमैन था, वो मेरा कोच था, उसका फिजिकल फिटनेस इतना ट्रेमेंडस था जो मेरा भी नहीं था। उससे मेरे पास यामा बाइक हुआ करती थी, वो बोलता था कि सर आप इधर से बाइक निकालिए, खेत से वो चलता था, बट ही वाज ब्यूटीफुल। मैं उसका फैन था एक्चुअली, कभी भी रात को 12 बजे उठा तो रेडी। तो बाद में वो रिटायर हुआ, और सबसे बड़ी बात सर, उसने जिंदगी में कभी दारू नहीं पी, कोई शौक पे नहीं था, क्योंकि जब बिजली से खेलते तो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा स्टाफ कैसा है करके, तो वो काफी अच्छा था, तराले उसका नाम। ही गॉट रिटायर्ड, अनफॉर्चुनेटली एमएसडीसीएल में पेंशन का कोई किस्सा नहीं है, तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सीपीएफ रहता है, तो काफी एकदम से पैसा दिया जाता। तो उसको भी उस समय, ये बात होगी 2001-2 की, उस समय एक लाइन बन के जिसको कुछ 5.5-6 लाख रुपए पूरे बेनिफिट्स मिला के दे दिए गए। इट वॉज ह्यूज उस समय, क्योंकि उस समय जब मैं लगा था तो मेरा ही सैलरी पूरा सब काट कूट के कुछ 6,488, आई स्टिल रिमेम्बर। तो वो तो उनका सैलरी उनकी सबसे काफी बड़ी अमाउंट थी कि चलो भाई कहीं डालते। फिर किसी ने कुछ तो भी गाइड कर दिया, तो किसी ने बोला कि अभी यार सैलरी बंद हो जाएगी, तो उन्होंने सेकंड हैंड एक सुमो खरीद ली 5-6 लाख का व्हीकल की जगह, वो 1.5-2 लाख में उसने किसी को तो पैसेंजर्स ये करने के लिए, और लड़के को दिया। फिर वो गाड़ी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेनेंस में रहती थी, तो अर्निंग के बजाय वो लाइबिलिटी बन गई। फिर जो चीज उसने 2 लाख रुपए में ली, वो किसी कोई तो भी 70-80 हजार रुपए में उसको बेचनी पड़ी। देन ही स्टार्टेड छोटा सा कुछ भी चाय वगैरह का बिजनेस, वो भी रन नहीं हो रहा था। और वन फाइन डे जब मेरा वहां एक बार मैं उससे मिला, तो मुझे ऐसा स्मेल आया एक्चुअली। तो लोग मुझे बता रहे थे कि उसने दारू पीना शुरू किया, बट तो मैं जिसके साथ में इतने साल काम किया तो बिलीव नहीं होता एक्चुअली। तो आई गॉट स्टक यार, जिस आदमी ने इतने साल काम किया, और उस बाद में जब मुझे समझ में आ रहा था कि उसने जो मुझे स्टोरी बताई कि अभी वो फैमिली में उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, जो एक वक्त का ब्रेड बटर था। साला कि 30 साल तुम जिस फैमिली को रन करते हो अपने, और आज लेकिन ये और गेम कहां फिट हो रहा है? पैसे के ऊपर, क्योंकि अब कैश फ्लो बंद हो चुका है। सो मैं बोला कि कैश फ्लो को खत्म कर दिया, जो भी है वो नहीं आ नहीं रहा हूं, तो इन लोगों की कौन केयर करेगा? और फिर अगर मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं, तो जैसे उसको ऐड वैल्यू। सो देन आई थॉट यार इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज मैं लास्ट ये 2004 की बात है। फिर 2006 में आई वेंट बैक टू कॉलेज। फिर मैं वहाँ बैंगलोर के फ्रेंड्स से मिला, मैं दे वर टॉकिंग अबाउट शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह। बोले ये क्या चल रहा है, मैं तो खुद ही गांव में हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देन मेरा एक फ्रेंड था उस समय, नितिन करके, सो ही गाइडेड मी। मैंने पहला म्यूचुअल फंड खोला। हाँ तो नितिन ही, तो उसने मुझे फोन करके बोला तो एक म्यूचुअल फंड ले ले, और तू ऐसा करना ग्रोथ ऑप्शन में डाल। मैं इंजीनियर था सर, उसके वजह में मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढा नागपुर में। उस समय ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर कहीं मिला नहीं करता था।
उसके ऑफिस में जाने का तो मुझे ये भी नहीं, उसने मुझे क्या बोला था फोन पे कि तू ग्रोथ ऑप्शन में डाला, तो मैं उसके तरफ गया और मैं ऐसा उसको प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे बहुत नॉलेज है। तो मैं उसको बोला कि तू मुझे एचडीएफसी का ग्रोथ फंड चाहिए। अब ये फॉर्चुनेट ऐसा था कि एचडीएफसी के बाद उस नाम का एक फंड था ही। उसने मुझे बोला था एचडीएफसी इक्विटी फंड में डालना, उसका ग्रोथ ऑप्शन लेना। मैंने सुना था कि एचडीएफसी ग्रोथ फंड में डालना। सो दिस व्हाट हम लोग प्रिटेंड करते हैं। सो उसके बाद मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट काफी बढ़ा, मैंने अपने फाइनेंसेस को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की। और उसी जर्नी में इन 2006 मैं नितिन के घर गया और जब हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे तो ही सेड कि तू एक काम करना, अभी ट्रेन में क्या करेगा, तो एक बुक मैं तुझे रिकमेंड करता हूँ, दैट वाज रॉबर्ट कियोसाकी's बुक रिच डैड पुअर डैड, व्हिच टर्न वो पूरा ट्रेन का जर्नी, मैं सोया नहीं जब तक मैंने उसको खत्म नहीं किया वो बुक को। आई वाज क्रेजी रीडिंग दैट बुक। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट मैंने बाद में पढ़ा वो। सो उसके रॉबर्ट का वो जो वर्ड था कि हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में ना, हम लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो तुमको एक्चुअल फ्रीडम तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं। आप पॉवर्टी में हो, आप स्लेव हो, आपको आप ऐसे बोलते हो कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री के हैं, जिनके पास पैसा है वो उनको फ्रीडम पता है, जिनके पास पैसा नहीं उनको काहे का फ्रीडम है, मुझे बताइए। सो तब से मैंने वो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करना शुरू किया। बाद में सिंस आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट तो मैं ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करता था, बट ये पर्टिकुलर इस टाइप के सर्टिफिकेशन में आने का जो जर्नी था वो ये था कि धीरे धीरे मैंने अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करना शुरू किया। और मेरा नेचर है कि आई यूज्ड टू शेयर किसी से, यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और मुझे बाद में पता चला कि अपने को अच्छा खासा ग्रिप आ रही है, बिकॉज एक किसी केस को मैं डील कर रहा था और एक काफी एस्टैब्लिश्ड एलआईसी एजेंट मुझसे मिलने आया था या मेरे नेबर को मिलने आया था, और फिर उन्होंने मुझे बुला लिया क्योंकि ये भी काफी बात करते हैं। ही केम बाय अ कार, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब उसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। गांव में अगर वो कार मेंटेन कर रहा, मारुति 800 थी उसके बाद, लेकिन इट वाज अ स्टेटस सिंबल। तो मैं जस्ट डिस्कस की ये प्लान है, वो प्लान है, वो बता रहा था कि इनका चेक देने आया था, सर आपका कैसे चल रहा है। मैं जस्ट आस्क्ड टेल मी समथिंग अबाउट टर्म प्लान। तो इसे टर्म प्लान, तो बोले टर्म का मतलब होता है कि आप कितने साल का प्लान लेते हो। दिस व्हाट ही सेड टू मी। बोला नहीं है, मैं लास्ट टाइम ही आर्टिकल पढ़ा था, तो नागपुर में एक पेपर डेली चलता है दैट इज कॉल्ड हितवाद, उसका इन द इन्वेस्टमेंट वंडरलैंड करके एक आर्टिकल हुआ करता जिसमें कोई एएन शानबाग लिखते थे। आई स्टिल रिमेंबर दिस आर्टिकल। उन्होंने टर्म प्लान का कांसेप्ट उस समय समझाया था जो मुझे समझ गया था। तो उनके वो आर्टिकल पे मैंने अपनी सारी पॉलिसी सरेंडर करके मैंने उस समय टर्म प्लान लिया था, जिससे मैं लोगों को टर्म एलआईसी एजेंट मुझे बोलता था कि टर्म प्लान का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो मुझे लगा कि यार अपने को दिस इज ये अपना फील्ड है एक्चुअली। तभी मुझे इंट्यूशन आना शुरू हो गया था। इंजीनियर तो मैं डिफॉल्ट बना क्योंकि मेरे को अच्छे मार्क्स थे, तो चलो इंजीनियर में तो डॉक्टर बनना था। धीरे धीरे फाइनेंस में इंटरेस्ट क्रिएट होते गया और बाद में फिर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम का डर लगने लगा। वाई डर? ये मेरे फ्रेंड है, इनका ट्रस्ट आने लगा ना, तो मैं इनको बोलता था सर ये कर लो, कर लो, करते जा रहे ऐसे धीरे धीरे। और फिर मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, तो मैं बोलता था कि एक्स जगह जाके ये खरीद लो, वाई जगह जाके ये खरीद लो, इस इंश्योरेंस एजेंट से। देन जब वो काउंट 100 को छूने लग गया तो मुझे लगा कि यार पीपल आर ट्रस्टिंग लाइक एनीथिंग। और जैसे अभी सर भी बोल रहे थे कि सही में अपने पास एक्सपर्टाइज है कि नहीं है, कि हम सिर्फ बुक्स पढ़ के चल रहा हूँ या 2-4 आर्टिकल पढ़ के चल रहा हूँ। तब मुझे देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि अब अपने को एक गुरु की जरूरत है। अब जैसे कभी भी कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं है एक्चुअली। सो अभी वो टाइम हाई टाइम आ चुका है। अब फॉर्चुनेटली देखो, मैं बोला ना कि लक कैसे घुमाता है तुमको, बराबर मैं मुंबई पहुंच चुका था जो सिटी थी। बाकी जब क्या होता है आई डोंट नो। सो यहाँ पे आया, फिर सर्च करना शुरू किया। आईसीडब्ल्यू खत्म हुआ। आईसीडब्ल्यू भी इसलिए किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीमेंट्स मिलने वाले थे, बाद में बंद हो गया, अलग बात है। बट आई परस्यूड क्योंकि मुझे वो क्वालिफिकेशन चाहिए था। क्योंकि आप जब कोई एडवाइस देते हो, अगर आपकी तबीयत अच्छी है और किसी फ्रेंड ने बोला कि एक XYZ गोली ले लो तो आप नहीं लोगे। लेकिन आप अननोन आदमी भी अगर आपको बोलता है कि मैं डॉक्टर, और वो अगर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे भी सर थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वहां किसी डॉक्टर ने कुछ भी इन द सेंस ट्रस्ट है, ही हैज अथॉरिटी, राइट। सो वो अथॉरिटी भी चाहिए था। तो आईसीडब्ल्यू खत्म होने के बाद फिर बोला, फिर वो केवल सर की तरफ आने की जर्नी तो और इंटरेस्टिंग है। फिर आजकल तो गूगल माई बाप है सबका, कुछ भी चाहिए तो पहले गूगल। तो वहां पे सर्च करना शुरू किया, तो 2-4 इंस्टीट्यूट्स के वगैरह नाम आए, फोन वगैरह भी किया। तो वहां भी मुझे लग रहा था कि ये
एक जगह में, मैं नेम नहीं करूंगा किसी इंस्टीट्यूट का, बट 30-35 हजार रुपए मांग रहे थे। तो और फिर उसके बाद उनका मैंने एक बार फोन किया, बाद में उधर से 2 बार फोन आ गया। तो एक्चुअली हम लोग कैसे बीइंग अ ह्यूमन ना, हम लोग ऐसे डाउट लेते रहते, फोन किया तो भी डाउट में आ जाते, फोन नहीं किया तो भी डाउट में आ जाते। तो बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड है, बाद में वो सर का भी इंग्लिश स्टूडेंट भी बना, तो उस जयपाल शेखकर, तो मेरी जय से कभी ऐसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं, लेकिन हम लोग वो भी उसी फील्ड में, तो उसके कांटेक्ट में था मैं। आई यूज्ड टू टॉक टू फोन पे, तो मैं जय से फोन पे बात किया और जय को बताया मेरे को सीएफपी करना है, तो जय बोले यार कर लो। तो मैंने क्लासेस के उसने 2-4 क्लासेस के रिकमेंडेशन बताया था। देन जय ने बोला कि अच्छा वो क्लास का अभी इतना पैसा हो गया, किसी एक क्लास के बारे में बोलते। तो मैं बोला हाँ यार पैसे, और मैं बोलते बोलते ये बोल गया कि पैसे का प्रॉब्लम है नहीं। तो वो बोला तेरे को अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है ना, इफ यू आर सेइंग ट्रूथ, मैं तेरे को एक नाम बता, और एक बंदा है क्योर करके, वो शायद तेरे लाइन पे भी वेस्टर्न लाइन पे ही है। तो एक काम करो तुम, वो थोड़ा सा उसका सर्च मारो, बाद में मैंने नाम लिखा फिर गूगल में, और वहां पे तुम सर के साइड पे पहले देखो तुम्हें, मैं ऑनेस्ट लगती ये क्या ये क्यों पूरा इतना कमिटमेंट दो ना, ऐसा दो ना वैसा दो, बोले आप भी तो गर्दन पकड़ लेगा वहां जाएंगे तो कितना लिख के रखा है। लेकिन मैं बोला यार मेरी सो कॉल्ड टीम रहती ना अपने फ्रेंड्स उनकी, मैं बोला लेकिन मेरा एक एसडब्ल्यू कोच है, उन्होंने सिंसियरली पॉइंट पकड़े थे उसमें। उन्होंने बोला कि यार ये इतनी सारी जो चीजें है ना, इसमें फ्लैश नहीं है, ध्यान रखना इसमें फ्लैश नहीं है, इसमें ट्रुथ है, इसीलिए ये बंदा ये सब कुछ लिखने की ताकत रख रहा है। देन वी कॉल्ड, तो फी भी लिखी हो, तो मैं इसको पता है कि जय को यार ये तो फी डबल है। तो उस समय 60,000 रुपए थी वीडियो लर्निंग की, और ऊपर से तुम यहाँ से तो 90,000 है। मैं बोला डबल पैसे बचाने के चक्कर में जा रहा हो, तो डबल भी नहीं हुआ तो टेबल हो गया। बट देन आई मेट विद द सर एक्चुअली, और मुझे फिर बिल्कुल क्लियर हुई कि वैल्यू है तो पैसा देना पड़ेगा, दैट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और अगेन एज ए से कि हमेशा मैं वो जो बात बोलता हूँ एक्चुअली, पब्लिक पैसा स्पेंड करते हैं ना एक्चुअली, तो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन स्पेंडिंग मनी गर्दन के नीचे, आई बिलीव इन स्पेंडिंग द मनी गर्दन के ऊपर। तो मेरे अगर आप एक्सपेंस देखोगे पूरे साल का, तो अगर मैंने 100 रुपए खर्चा किए होंगे, तो उसमें से 70 रुपए मैंने गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए खर्चा किया, और 30 रुपए बाकी अब सब फैमिली दोस्त के लिए। दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ। And even you attended last year training where you invested 4.5 lakh rupees. Yes. बाद में हाँ अभी मेरा फोटोग्राफ भी मैंने पब्लिश किया था। बाद में यहाँ था, तो लास्ट ईयर फिर मैंने 4.5 लाख रुपए खर्चा किया। मेरे पास कार नहीं है अभी भी, मेरे भाई बोलती सारे लोग के पास कार है, तुमने कार भी नहीं ली, तो मतलब क्यों करो, इधर मुंह में कार नहीं का कोई पॉइंट है? पॉइंट ही नहीं, तेरे को जब चाहिए राउंड द क्लॉक कार मिल जाएगी। तो लास्ट ईयर आई स्पेंड 4.5 लाख रुपीज, क्योंकि उसमें से 2.5 लाख रुपीज तो मैंने एक बंदे को दिए, हिज नेम इज ब्लेयर सिंगर, जो रॉबर्ट कियोसाकी का फ्रेंड रह चुका है। वो उसका मैंने इनका फोटो में थे ना, इनके साथ वही ब्लेयर सिंगर, ये टॉट कि चलता कैसे ये सारा, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन पीपल, और ये अपग्रेडिंग प्रोसेस है अपने आप को। सो वो चलते रहेंगे, क्योंकि जैसे स्टूडेंट रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, हमेशा एक स्टूडेंट के, क्योंकि आप ये एक फेज होता है जब हम किसी की सुनते हैं, वो फेज छोड़े आप किसी की सुनते ही नहीं, आपको लगता है मेरे को तो सब कुछ पता है, और आप यही एक फंडा आदमी की जिंदगी का सत्यानाश बना देता कि मुझे सब कुछ पता है। जैसे हमारा मेरा कोच भी ब्लेयर भी बोलता था कि तो फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल डोंट बिलीव मी, और ये वर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दो, आई नो दैट, दैट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको, और मुझे बहुत लर्न करना है, मुझे बहुत लर्न करना है। यस, ये था एक्चुअली। Good, very good. So, what are specifically if I say that ki what are the benefit, because before 1 year also you were doing investment or your own personal financial planning. So, what specific improvement is happened in last 1 year in your personal life? How you corrected, or in case if there is a mistake, or and then how you help your friends and colleague in better financial planning. ओके, तो सर के तरफ आके जैसे जो चीज आपके तरफ साथ भी हुई होगी, तो यहाँ पे एक जो एक्सपेक्टेड है सर, वो जैसे कृष्णन सर ने बोला कि यू आर नॉट सपोज्ड टू चेंज, यू आर सपोज्ड टू ट्रांसफॉर्म, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म।
राइट? सो चेंज टेम्पररी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होना है। देयरफॉर उन्होंने पहले जिन आपका भी लेक्चर हुआ उन्होंने बोला था कि एग्जाम के बारे में बात करना बंद करो, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ एग्जाम पास करवाना उनका जॉब नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्म करवाना है। सो यहाँ पे आके मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। घर के बारे में सर ने जैसे अपने वीडियो लेक्चर में भी और सर ने जो पैसे बताते कि घर लेने की फिलहाल मुंबई में कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी पकड़ के उस चीज को, मैंने अभी भी घर नहीं लिया, मैंने कार नहीं में कोई लाइबिलिटी लेता नहीं। मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ एट दिस एज 44 अभी मैं कंप्लीट करूंगा इस महीने में 14 दिन के बाद, आई एम अ डेट फ्री पर्सन। मेरे ऊपर 1 रुपए का लोन नहीं है। तो कोई मुझे अगर पूछे कि व्हाट इज योर बेस्ट एसेट, तो मेरे ऊपर 1 रुपए का लोन नहीं है। सो दैट इज। और बाद में जो थे सर से बात हुई थी तो जहाँ आके पता असेट क्या होता है, बाद में क्लैरिटी है कि सर ने समझाया कि भाई फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। बाद में फाइनेंशियल एसेट ही सबसे ज्यादा है, अब फालतू के एसेट अपने किट में से निकालना शुरू कर दिए। सो वो जो था कि जब यहाँ में मैं आया था, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी नागपुर में, क्योंकि नागपुर में जो मेरा नेटिव है वहां पे घर होना जरूरी था, तो उसके लिए मैंने लोन लिया था। सो जैसे कृष्ण सर भी बोले थे पटरी पे इन्वेस्टमेंट भी चालू है, लोन भी चालू है, इसका एडवांटेज मिलेगा, फिर कैलकुलेट करके रखा, बोली क्या नौटंकी चालू है। मैंने मेरे पास जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से मैंने बेच दिए, मैंने दूसरे दिन लोन कर दिया, और वो लोन का जो ईएमआई था वो मैंने ऑलरेडी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दिया। तो नेट जो कैश इंपैक्ट है एज इट इज है, लेकिन वहां पे वेल्थ बिल्डअप है। और मैं जो ये स्टेटमेंट में जो भी दे पाया मैं दे पाया, नहीं तो शायद मैं नहीं दे पाता। तो जैसे ये हुआ, दूसरी जो सर के तरफ आने के बाद क्या सबसे बड़ा चेंज हुआ कि जैसे कृष्ण सर भी बोल रहे थे कि आपका लेवल चेंज हो जाता है। पहले किसी से भी बात करता था तो ऐसा लगता था कि शायद मेरी जरूरत है, अब मुझे समझ में आता है कि भाई तेरी जरूरत कम है, सामने वाले की जरूरत ज्यादा है। तो आपकी बात करने में एक धार आती है। और यहाँ पे आपको जो एक्सपर्टाइज मिला, जैसे मैंने बोला कि सर ट्रांसफॉर्म्ड अस एक्चुअली, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है। रिसेंटली सर ने और एक किसी का वीडियो भी शेयर किया जिसमें थूल सर ने भी वो बोला था कि डॉक्टर वर्सेस फार्मासिस्ट, सो यू आर नॉट नो मोर सेलिंग मेडिसिन, क्योंकि फार्मासिस्ट का कंसर्न होगा आप कितनी महंगी दवाइयां खरीदें, डॉक्टर का कंसर्न दवाई से नहीं होता, आप कितने जल्दी बेटर हो सकता है बिना गोली के भी बेटर हो तो भी उसके ऊपर वो काम करे, क्योंकि डायग्नोस पे काम करता है। तो ये नाउ आप यहाँ ट्रेनिंग में हो तो इज मेकिंग यू अ डॉक्टर। उसके बाद ये जब हुआ धीरे धीरे, जब मैं प्रोसेस में रहा, सर ने ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी बताई आपको एक जन से मिलना है, एक जन से, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग का जो बैच था, इट वॉज अ वेरी गुड बैच। एक लड़की थी 23-25 साल की होगी शायद, वो 23-25, फिर प्रकाश 28-29, बाद में मैं 40s में, कृष्णन सर 50s में, तो हमारे पास सारे टाइप के प्लेयर थे अलग अलग एज ग्रुप के। सो जैसे सर बोलते थे ना, वो बाकी लोगों को काम लगता होगा, लेकिन वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने वो सिंसियरली किया है, टाइम निकाल कि किसी से मिलना है, उसको समझना है आप अपने तरीके से। तो मैंने बहुत लोगों को, जैसे आपका डेट प्लानिंग भी हुआ होगा, सर ने बताया लोन का इंक्रीमेंटल वगैरह वगैरह सब कुछ, तो उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके सर मैंने अपने ऑफिस की जिस फ्लोर पे मैं बैठता हूँ, तो उस फ्लोर के 6 लोगों के लोन रिस्ट्रक्चर कराया। एक बहुत वो जैसे बोल रहे थे ना, एक बंदे ने मुझे, मेरा ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने उसको कंसेप्ट समझाया, वो उसके लोन में गए हम लोग, लोन जो था LIC का HDFC की तरफ ट्रांसफर किया, टेलर चेंज किए, उसमें वो सारा स्ट्रक्चर करके इंटरेस्ट में सेविंग नहीं होने वाली। लेकिन सर जो टेक होम था वो बंदे का, कोई भी होम लोन में जो दबा हुआ एक एम्प्लॉय रहता है ना, उसकी हालत सिर्फ उसी को मालूम होती है, बाकी किसी कोई नहीं समझ सकता। तो लड़की 9वीं में आ चुकी है, अभी उसके लिए पैसे देने हैं, तो मैंने बोला यार एक तो घर भेज दे सिंपल, नहीं तो अभी उसको हेवीली रिस्ट्रक्चर करो। तो चलो पहले घर बिके ना बिके तो पहले हेवीली रिस्ट्रक्चर कर ले। तो वी यूज्ड टू सेव इन EMI roughly 12,000 रुपीज। EMI में आज की तारीख में 12,000 गवर्नमेंट सर्वेंट को 12,000 रुपए का पर मंथ एक्स्ट्रा कुछ। यस, हम लोगों ने क्या किया, उसके पास का जो लोन था वो रफली कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 36 लाख के ऊपर आउटस्टैंडिंग, तो 35 लाख रुपए का अगर लोन है तो रफली उतना EMI चलता है। टेनर
सिंस ही इज 46 47, तो टेनर जो था अभी कुछ 10-12 साल का बचा हुआ था। तो आई कॉल्ड द बैंक गाय, वी प्रूव्ड, उसने मुझे एज अ उससे बात करने के लिए, तो मैंने उसको बताया कि वी आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे असेट देख लो। हम लोगों ने प्रूव किए कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हर बैंक के पास अलग अलग टाइप के स्कीम्स होते हैं। तो मैं बोला टेनर आगे लेके चलते हैं। टेक्निकली लोन से बाहर होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर गोली हर बंदे के लिए नहीं होगी। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अभी मुझे आज का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला टेनर मैक्सिमम करके दे, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मैं सब कुछ अटैच करने के लिए था। क्योंकि ये बंदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जब ये रिटायर हो जाएगा तब मैं आज लिख के देता हूँ इसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे मिनिमम। क्योंकि आज हमारे तरफ उस पोजीशन पे जो रिटायर होता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है। तो तू लोन कितना दे के रखा है, 35 लाख रुपए, उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी तेरे पास है, दे ग्रेट इमीडिएटली। तो और थोड़ा सा पैसा हम लोगों ने भर भी दिया जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा सा वाइज डिसीजन नहीं था, लेकिन मेरे को ये बताना था कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बाहर निकलो, नहीं तो तुम कभी उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। इट्स इमोशनल जो अटैच ब्लॉक तोड़ना था मुझे। सो हम लोगों ने वो कर लिया। उनको कैश फ्लो जो जैसे मैं बता रहा था कि 8 से लेकर 10,000 रुपए का 10-10,500 रुपए के आसपास का कुछ पैसा आने लगा। जस्ट स्टार्टेड सेविंग, क्योंकि मैंने बताया कि 2 साल के बाद गुड़िया भी 10वीं में है, उसके बाद और एक लाइन में है, कैसे करेंगे। यस। और उसके बाद सर वो तो किया ही है, घर भी बेचने के लिए निकाला है। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं। You motivated your CFO ना? हाँ, वो भी एक स्टोरी है। तो मैंने उनको बताया कि as long as we are in our company, और कंपनी इज प्रोवाइडिंग, हमारा ऑफिस बांद्रा में है, हमारी कॉलोनी बांद्रा और सांता क्रूज में है, आप घर कहाँ लेते हो, कल्याण में, क्या जरूरत है। तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ आपको एचआरए नहीं दे रहे ना, मेरा घर काय का मेरा घर है। मैं तो अपने कोचिंग में ये भी जिनसे बात करता हूँ, लोग बोलते नहीं यार अपना परमानेंट घर चाहिए। बोले भाई तू परमानेंट नहीं है, तेरे को काहे का परमानेंट घर चाहिए, तो और ले लेना ना बाद में। और अभी लोग यहाँ पे कल्याणवासी घर लेते और धक्के खाते, इधर उनको एक नजर ट्रेन पे, काम में नहीं, लेट आने, क्या लगा रखा है, जब इतनी अच्छी फैसिलिटी यूज दैट ना। सो मैं लोगों को बोलता हूँ कि वैसा घर मत बना भाई, पैसे वाला घर। तो आज मैं अपना बैलेंस शीट जो सो कॉल्ड बैलेंस शीट में बनाता हूँ लोगों की, जिसको मैं बोलता हूँ कि ये तेरी सो कॉल्ड अनबैलेंस शीट है, देख ली इधर लाइबिलिटी कितनी और इधर तेरे एसेट्स कितने। सो उसको जो मैच कराते हैं, तो फाइनेंशियल एसेट के स्वरूप में घर बनाना। अगर तुम्हारे पास लेट से कि म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट या डेट प्रोडक्ट मिला के आपके पास अगर 1 करोड़ है, तो काहे के लोन की जरूरत है। दूसरे दिन जाके खड़े हो जाओ किसी बिल्डर के पास, यार 1 करोड़ रुपए ये घर मेरे को चाहिए, आपको कितना हेवीली डिस्काउंट कर सकता है, यू कैन नॉट इमेजिन। बट आप इतने तकलीफ से क्यों गुजर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत। सो दिस व्हाट आई लर्न। देन वो मेरा प्रिंसिपल था, जब मेरी बीवी बोलती है कि तुमने घर लेना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि देख मेरे सर ने भी बोला है, अब तो तू तो बोल ही नहीं सकती। यस। और लोगों को मैंने वो बहुत बड़े वो ट्रैप से बाहर निकला, उसका जो प्लेजर है ब्यूटीफुल है। और जो आपको कंसेप्ट के साथ जब चलते हो, कंक्लूड करूंगा कि मेरे को बहुत बोलने की आदत है, मैं बहुत बोलते रहता हूँ, कोई बात नहीं, हम तो सुनेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊंगा, ये कृष्णन सर पीपीएफ का बता रहे थे, ध्यान रहे आपका लेवल 5 का जो पेपर सेट करता है उसको भी बड़ा पीपीएफ पसंद है। आप क्वेश्चन है ही मान के चलना, और बाद में सर भी आपको 5, 7, 8, 9 शेयर किए होंगे सर ने, उसको जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता लगेगा पीपीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। वो लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत घुमाएगा आपको। पहले एक बार बोलेगा कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी बोलेगा ईयर एंड में कर रहा है, कभी बोलेगा बीच में ही कर रहा है, कभी इंटरेस्ट रेट चेंज करवाएगा, कभी 2 ब्लॉक एक्सटेंड करवाएगा, कभी 3 ब्लॉक एक्सटेंड करवाएगा, कभी एक्सटेंडेड एरिया में पैसा डालने के लिए बोलेगा, कभी विड्रॉल के लिए बोलेगा। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पीपीएफ में लोगों को इनिशियली जब पता नहीं था, आई यूज्ड टू टेल पीपल कि यार ये इंस्ट्रूमेंट है साला, इसमें पैसा डालना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ यार ये साला इसके साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सी चीज वही थी, इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट घटा, सोच क्योंकि अभी उसका यूटिलाइजेशन पता चला। जैसे कृष्णन सर ने बताया ना कि आप ये बताइए, सोचिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक रिटायर्ड आदमी के पास है जो 11% यील्ड की बात करे, है किसी के पास? नोबडी थिंक्स। तो ये एक सीएफपी कर सकता है, और अभी वो प्रोडक्ट के ऊपर से फोकस हट गया, अभी फोकस आदमी है, उसकी जिंदगी, और लोगों को समझना जरूर है कि आप क्या बात कर रहे हो ना। आपको लगता है कि आपके सामने वाले को गोली दे रहे हो, नहीं, उसको समझ में जरूर आता है आप कर क्या रहे।
क्योंकि आपके एक्शंस और ट्रूथ का आवाज आपकी आवाज से बड़ा होता है, तो रिजल्ट तभी लाइफ में आते हैं। सो ये जर्नी था, और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि द वे आगे का जर्नी कैसे रहेगा, तो मैं जल्दी ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे जॉब में कोई प्रॉब्लम है, जॉब में ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं। बिकॉज द वे रॉबर्ट सेज कि लोग जॉब में जो जाते हैं बेसिकली इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं इमीडिएट रिलीफ के लिए पेन किलर लेना चाहिए, मैंने सर्जरी वगैरह बाद में होती जाएगी। तो जैसे आप कॉलेज से बाहर निकलते इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग जॉब को जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो ये सही में परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, यू गेट स्टक इन इट। तो फॉर्चुनेटली मैंने मेरा वो प्लान सर के साथ भी शेयर किया है। सर इज गाइडिंग मी कि हम लोग उससे बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि मेरे को एट दिस एज मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है, बट रियल वैल्यू वहां पे मैं डिलीवर कर पाऊंगा। तो जॉब बहुत ही जल्दी जॉब से बाहर निकलूंगा, क्योंकि एक जमाना था जैसे हम लोग स्टोन एज में थे, स्टोन एज से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में है, और अभी हम लोग इंफॉर्मेशन एज में, और तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। पीपल आज भी स्टोन एज के और वो वाले रूल्स आज चलाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहले अगर आपको कोई बोले कि रिच है, सर रिच है, तो इसका मतलब लोगों को लगता था कि पैसा है। अभी धीरे धीरे वही डेफिनेशन बदलेगी। अगर आप रिच हो और आपके पास टाइम और हेल्थ नहीं है, तो आप सबसे गरीब आदमी हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे वक्त आज अच्छा रिच आदमी हुआ है जिसके पास पहले सबसे बड़ा वक्त है कि नहीं भाई, नहीं तो इतना कुछ कर रहे हो, इतने पैसे रखे, लेकिन टाइम ही नहीं किसी के पास, तो तुम्हारे पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है। और फिर जब आपके पास टाइम रहेगा तो लोगों के पास नहीं रहेगा टाइम, तो जिंदगी जब तेरे रिग्रेट में जियो, अब मुझे कोई पूछता नहीं टाइप का, ये गलती मुझे नहीं करनी, आई एम वेरी क्लियर। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, एक लड़का एक लड़की है, एक वाइफ भी है तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना, उनका थोड़ी तो कोई फॉल्ट है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मुझे वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो पैरेलल करके लर्निंग के काफी अच्छे एक्सपीरियंस रहे, यंगस्टर से सीख पाया, कृष्णन सर से सीख पाया। ये तो एकदम मास्टर, अभी आपने देखा ही मास्टर ब्लास्ट होते हमारे क्लास के, तो इधर कंसेप्ट दिया नहीं कि इधर उतार के पैसा लेके आते थे, और मुझे वो फोन करते थे, जित्तू भाई डाका डाल के आया पिछले हफ्ते कितने करोड़, जहाँ पे 2-3 करोड़ लेके आया, तो हमको बड़ा मोटिवेट था। भले हम लोग बिजनेसमैन थे, बट वी यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड, आवर फ्रेंड इज डूइंग दैट। So it was a very wonderful journey with Cure sir। और एग्जाम 5 में हम लोग, आप भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहना सर, ग्रुप भी फॉर्म कर लेते हैं बाद में, लेकिन जिन लोगों को हम लोग पर्सनली जानते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा लगा होता है। एक चीज जो बाद में सर ने मुझे बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करके कंक्लूड करूंगा कि यहाँ पे जब सर बोलते हैं ना, आपको देखो एक स्टेप से लेके गए सर, बराबर है, सेट एंड, सेट बिगिन, धीरे धीरे अपने को होशियार समझने चालू करो, ये क्या लिखने की जरूरत है, बार बार। फिर बाद में तो एक स्टेप पे सर भी बोलेंगे आपको थोड़ा सा, लेकिन सर आपको बोलेंगे स्टेप लिखना, फिर आप उनसे भी ज्यादा होशियार होने की कोशिश करोगे। अपन ना तो इधर डायरेक्ट टिक डाल सकते हैं, जैसे लोगों को लगने शुरू होता है। फिर आप एग्जाम 5 देके देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं मॉक टेस्ट में, क्योंकि आप बहुत डायरेक्ट के चक्कर में बाद में आपका आंसर आ जाता है, आपको लगता है आपका प्रोसेस सही है, उसमें से कोई आंसर आपको 4 में नजर नहीं आता, फिर आपको ये नहीं पता चलता कि गलती कहां हुई, आप पूरा टाइम फिर से वहां डालो। ये हम लोग प्रैक्टिस में भी, कृष्ण सर ने जब मुझे बताया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस, जो मेरा एक सिंपल फंडा है, अगर कोई किसी को, एक तो गुरु को चुनते हुए बहुत जितना टेस्ट करना कर लो, लेकिन अगर एक बार किसी को गुरु बना ली तो फिर उसको फॉलो, नहीं तो आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को चीट करना शुरू कर दिए। तो एक बार 10 लोगों से पूछ लो, 10 नहीं भाई 100 लोगों से पूछ लो, तुम्हारा जो भी फंडा होगा, लेकिन एक बार किसी को गुरु बना लिया पूछना होगा, क्योंकि कोच हमेशा सही होता है और कोच की जरूरत सबको होती है। उसका एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर जब अपना आखिरी का टेस्ट भी खेलने गया था तो अपने कोच से बात करके उतरा था। जस्ट इमेजिन कीजिए, तेंदुलकर जितने परफेक्ट थे, आखिरी का टेस्ट के लिए किसी को अपने कोच से बात करने की जरूरत, क्या कोच बताएगा ऐसे किसी को लगेगा? नो। बोल्ट जब अपनी आखिरी की रेस दौड़ने उतरा तो अपने कोच से बात करके उतरता है। कोच और टीचर में बहुत अंतर है, इसलिए केवल तुम्हारा कोच है, इज नॉट टीचर, बिकॉज इज नॉट गोइंग टू टीच यू, इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू, ताकि आप वैल्यू डिलीवर कर। सो हम लोग को तो फील हो रहा है कि वी आर ट्रांसफॉर्म, यस, तो हम लोग वैल्यू डिलीवरी के लिए मैदान में हैं, वी आर डूइंग दैट कंटिन्यूअसली।
और एक छोटी सी स्टोरी थी, वो एक धीरे सर के बात करके करके एक बंदा मेरे पास फिर से आया, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने किया था, तो वो मुझे बोल रहा था कि सर आपकी राय लेनी है, यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे घर है, अभी घर लेना है। जस्ट सीइंग इनटू हिज आईज, उसको सुना, बोले आपको ओपिनियन चाहिए। बोला सर यार तू ओपिनियन मांगने नहीं है, तू कंफर्मेशन मांगने है, कर तो चुका है तू। तो बोले हाँ। बोला सिंसियर एडवाइस चाहिए। बोले चेक कब दिया है? तो बोले सर 2 दिन के बाद की डेट डाली हुई है। बोला तुरंत बैंक जा, आधे दिन की छुट्टी लेकर बैंकर को बोलो चेक स्टॉप कर, तेरे को कोई जरूरत नहीं थी। बोले क्या बोल रहा है? कल ही कमिटमेंट करके चेक दे के वाइफ को लेके उन्होंने अच्छा खासा किला, बोला खड्डे में डाल, तेरा EMI भरने नहीं आएगा साला वो, राइट? He did that and see very next day he called to that builder, चेक 2 दिन के बाद का डाला, तो बिल्डर से क्या बोल रहा है कि सर चेक तो हमने डाल दिया। बोले देख अभी से चालू हो गया उसका कार्यक्रम। कैसा डाल पाएगा जब चेक के ऊपर ही 2 दिन की डेट है, इसको कोई बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट ही स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दिस। बाद में वो लोन से मुक्त है सर वो भी, और वो बार बार सब लोग को बताता है कि जिंदगी में एक काम करना भी सर से मिल लो। तो मुझे अपने ऑफिस में लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये वर्किंग आवर्स में माफ करो यार, तो मैं घर 9 बजे जाता हूँ, 8 के बाद अगर आपको आना है, क्योंकि जहां मुझे मेरा ब्रेड बटर है, तो वो जॉब के साथ भी मुझे सिंसियर रहना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो टाइम बचता है दैट्स ऑल। लेकिन यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एकदम सही जगह हो, और रही आप और ज्यादा सही जगह हो। जैसे मैडम, जैसे सर ने भी मुझे पूछा था कि व्हाट इज इट, और एक चीज थी इंपॉर्टेंट, आप वीडियो लर्निंग में भी जा सकते हो, क्यों जाके, और इसमें भी जा सकते हो, नो फैसिलिटी हो। ऑनेस्टली सर मेरा ओपिनियन है कि जिनको नहीं जम सकता उन्होंने वीडियो लर्निंग में जाना चाहिए। क्योंकि पता है क्या, हर बंदे का, जैसे क्यों आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, क्यों आपको सीढ़ी में भी नजर आएंगे, लेकिन हर बंदे का एक ओरा होता है। वो आप जब उस ओरा में प्रवेश करते हो ना, तो एक अलग इम्पैक्ट होता है। भगवान आपके घर में भी है, फिर भी आपको टेंपल में जाके जाने में मजा क्यों आता है? सिंपल, आपको वहां ज्यादा बेटा फील होता है कि नहीं होता है? सेम मूर्ति होगी आपके घर पे भी, फिर भी आपको आप उस ओरा में आते हो। ओरा में आने का कॉस्ट भी है, बट स्ट्रॉन्ग इन दैट। सो जिन जिन लोगों को वो पॉसिबल है, उन लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरेक्शन से, जैसे कृष्णन सर ने बताया, इंटरेक्शन से तो काफी ज्यादा सीखते भी। हाँ, जिनको बिल्कुल पॉसिबल नहीं, जैसे अगर मैं नागपुर में होता, इट वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल। लेकिन जिन जिन लोगों को पॉसिबल है वो आना चाहिए, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन का मजा ही कुछ और है। और दूसरा, आप सही में कितने डिसिप्लिन, आई डोंट नो। वो एक्चुअली ये कहना बहुत है, या एटलीस्ट हमारे पीछे एक डंडा तो रहता था कि यार हफ्ते में एक दिन जाना ही है, इतना तो करना ही है। फिर पूछेंगे ही, फिर 4 लोग भी पूछेंगे कि क्या हुआ, कितने बार बेइज्जत होना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो वो एक पुश भी मिल जाता है लकीली, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को पॉसिबल है वो करें। यस, ग्रेट। आई फाउंड द MS धोनी। मैं वही बोलने वाली थी, इन्होंने बोला कि विराट के बाद अब कौन, मैंने कहा कि रोहित शर्मा आ गया। एक अलग जॉनर, एक अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अलग वे से हमने पूरा अलग experience altogether. Since your profession is different, you have come across different type of people, और आपने अपने तरीके से उसको हैंडल किया है। I mean, 2 कॉम्बिनेशन कि इनका एक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, और इनके जो लोग हैं पहचान के, जिनको इन्होंने अटेंड किया है, आपके क्लाइंटेल, उसमें इतना सब कुछ एक ही इसमें सीखने मिला है ना कि 360 डिग्री। एंड जब ऑरा की बात आप करते हो ना, वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज वीडियो लर्निंग में वीडियो देखते हैं, लेकिन यहाँ से क्लास अटेंड करके जाने के बाद जो मोटिवेशन रहता है कि वो जो ना एक वो दिन भर वो रहता है, आप नशे में रहते हो सीरियसली। फिर उसके बाद वो, हाँ, उसके अगले दिन वो वीडियो, मुझे तो ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, क्लास से जाने के बाद ना आई ऑल चार्ज्ड अप, अरे अभी इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। लेकिन होता है ऐसे कि बहुत बार जाते हैं मिलने, लेकिन वो सामने वाला उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो वो हो जाता है। फिर भी हाँ, उसके लिए भी सर ने सोल्यूशन दिया। आपने अगर नोट किया होगा, सर नेगेटिव बोलते हैं, 10 लोगों से मिलोगे तो 5 नेगेटिव रहेंगे, 5 पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव से कुछ करना नहीं है, आपको अपनी ड्यूटी करनी है। And just उस नोट पे कंक्लूड करूंगा मैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज, you take birth twice. Once you act, जिस दिन आपका एक्चुअली बर्थ होता है और जिस दिन आपको पता चलता है कि आप क्यों पैदा हुए, तो आप
वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जिस दिन आपको मिल गया तो आपकी एक नई दुनिया खुलनी शुरू होती है। पहला तो आपके लिए एक्सीडेंट और तो फिर आप डिफॉल्ट मोड में जी रहे हो, आपको चॉइस मोड में जीना है। एंड दिस इज और चॉइस मोड में जीने के लिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट को एड्रेस करने के लिए आपके एज वेल एज आपकी जो नियर डियर है क्योंकि अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल प्लानिंग किसका करेंगे? आप सड़क पे खड़े रहेंगे कि दादर स्टैंड पे खड़े होकर चल सर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, ऐसा तो होगा नहीं ना। कहीं ना कहीं उस बंदे से कनेक्टेड होंगे। यू आर एडिंग अ वैल्यू, बिकॉज इफ यू आर नॉट एडिंग अ वैल्यू, नेचर का रूल है, यू विल बी एलिमिनेटेड। सो आई बिलीव, सो इसलिए वैल्यू ऐड करते रहना चालू रखो, नहीं तो एलिमिनेट हो जाओगे रेस से। थैंक्स थैंक यू वेरी मच। Very well read man looks like. अच्छा, थैंक यू सर। आपको कोट्स पे से पता चलता है कि मुझे बड़ा मजा आता है। सर वो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ, वो दैट ट्रंकेट जो आपका लाइन, हाँ वहां से उसको मैं कुछ कर नहीं पाया सर। मेरे पास सैलरी थी, उसके बाद उन्होंने बाद में थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट, क्योंकि मेरे फादर से भी बड़े उम्र के थे ना, मैं तो जस्ट ज्वाइन किया था, मैंने काफी ये किया, उन्होंने उनका कुछ हुआ नहीं बाद में, उनके लड़के की शादी हो गई और मेरे ख्याल से आई एम नॉट वेरी श्योर विद अभी वो चीज को वहां से वो मेरे माइंड के ऊपर स्ट्रोक बैठ गया। एक लेसन मिल गया कि यार ये हो करना चाहिए। उसका ये अलग फॉर्म है। मैंने भगवान ने मेरे सामने वो पिक्चर चला दी पहले। समझदार व्यक्ति किसी को कहते हैं ना कि जो दूसरे की गलती से सीखे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय डेफिनेटली एक जूनियर लेवल पे वो रिटायर किया, एक हैंडसम उस समय का 5-6 लाख कॉर्पस आया, बट कहीं ना कहीं उसको मिसमैनेजमेंट कर दिया। 5-7 साल के बाद वो अपने आप को बहुत डिफिकल्टी में पाता है। ओके, एंड यू रियलाइज के मैं भी कुछ प्लान नहीं करूंगा तो आगे जाके मेरा हल वही होने वाला है। तो व्हाई वी इंसिस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर एवरीवन, कि कहीं ना कहीं आपके लिए डेफिनेटली, अभी तो हमने उसका पूरा वीडियो बना दिया है, तो मैं तो आपको वो भी बताता हूँ कि यू कैन शेयर विथ योर पोटेंशियल क्लाइंट और बताइए कि भाई आपको ये लगता है कि यूजफुल वीडियो है, तो मैं आके आपको कस्टमाइज कर सकता हूँ, जिसमें हमने वही चीज पे फोकस किया है कि आपको एटलीस्ट 50% नीड बेस्ड गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, 50% आउट ऑफ दैट नीड बेस्ड आपको रिटायरमेंट के लिए करना चाहिए, क्यों लाइफस्टाइल एक्सपेंस रिडक्शन करना चाहिए। तो डेफिनेटली, क्योंकि कल ही या परसों मैंने लिखा था कि आई रिकलेक्ट के इन वन डे माय 21 years ऑफ जर्नी इज कंप्लीटेड। वैसे मैं कल ही स्टार्ट किया मेरा फर्स्ट डे ऑफ कैरियर, एंड आज जैसे इन्होंने बताया 1997 से लेके आज 2019 में, और करीबन जितेंद्र जी सेम ही एज पे स्टार्ट किया था। ओके, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज 21 साल निकल गए, एंड नेक्स्ट टुमारो यानी नेक्स्ट 21 ईयर आई मे रिटायर। ओके, रिटायर का मतलब है आई मे नॉट लाइक टू वर्क 8 to 10 hours a day, and I have to plan something for passive income, जिससे मेरी पर मंथ के जो भी खर्चे हैं उस समय के, because of some physical limitation या some technological limitations or maybe some kind of new innovations is done and I am obsolete in next 15-20 years, तो मेरे पास एटलीस्ट 50-60% जो आज के एक्सपेंस है उसका तो प्लानिंग होना चाहिए ना। कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, कोई भी है, हर एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए वो हम बार बार बताते हैं। तो समय बहुत फास्ट जा रहा है, अच्छा समय हमेशा बहुत फास्ट जाता है। ओके, और बुरा समय जो आता है, जब बुरा समय को हम बोलते हैं कि कोई फैमिली में इलनेस हो जाती है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो बहुत लंबा चलता है और उस समय हमारे पास वो कमी है पैसों की, तो बहुत अपने को पेन होता है। तो पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट फ्यूचर के लिए तो हम आज से प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वी कैन मेक इट आवर better future. So I thank you Krishnan ji and Jitendra ji for coming and sharing your you can say success story or your story direct bottom from your heart. Okay, and again already we have decided ki I am planning to conduct one or 7th learning conference in month of June 1st or 2nd. So your session will be in, last time we have planned, but unfortunately it was rain का भी rainy था, थोड़ा delay हो रहा। so we could not conduct, but this time you have completed CFP, so you are you can say
ready to deliver in spirit, so which will give you a lot of motivation and benefit to all investors and the aspirants. Be prepared for Yes, that. absolutely. So we'll keep in touch for that. So thank you very much, Manan, for investing another volume. Give a applause to Manan. That is more important. कुछ You questions? saved our day. पूछे, बोले? No, we also thank Krishnan sir for really it was a good time and a lot of knowledge. So we were lagging behind because of our incompetency. It has given a boost and a path. तो इसलिए मैंने श्रद्धा को भी बताया कि भाई तू भी आ जा, एक बार आके संडे बैठेगी, 3-4 पार्टिसिपेंट साथ डिस्कस करेंगी, कुछ सीखेगी। तो क्या होता है कि एक आपको एक समझ में आता है कि अभी भी मुझे अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है, एंड वंस आई मिस दैट टाइम देन आई फाइंड डिफिकल्ट टाइम। तो अभी भी हमारे पास हाथ में टाइम है कि जो भी हमारा यू कैन से पेंडिंग वर्क है इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देके मैं उसको एग्रेसिवली कंप्लीट करता जाऊं। तो एग्जाम जो सर्विस टाइम में आप एग्जाम्स का और पूरा जो शेड्यूल का आप मॉर्निंग में प्लान करते हाँ, हैं? तो नहीं मेरा हमारे तो बहुत ही गड़बड़ है ये। लेकिन जैसे भगवान, मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान प्रॉब्लम देते तो उसके साथ सोल्यूशन देता है, आपको दिखना जरूर चाहिए। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने का स्ट्रेंथ उसने दिया रहता है। सो अभी जब मैं ICWA भी कर रहा था, तो जब मैं मुंबई है तब जॉब भी है, जॉब में आपको जाना है 10 बजे। अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको 5-5:30 बजे नहीं छूटता है, हर जगह वही सेम सिचुएशन है, आपके पास जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, और आप जितने हायर पोजीशन पे उतना घड़ी लेट है। ये सबके साथ है। तो ये मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है एक्सेप्टेड 24 घंटे ही है। तो फिर आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है? तो जैसे मेरी स्ट्रेंथ ये थी पहले से इंजीनियरिंग से कि मैं रात को जाग सकता था। अब मैं ऑफिस से अगर आऊंगा तो बच्चे तो एक्सपेक्ट करेंगे मेरे से, मेरे छोटे छोटे बच्चे। सिद्धार्थ तो अभी कल से उसको स्कूल का पहला दिन है, कल हम लोग उसके लिए स्कूल का बैग लेने गए। तो इतने छोटे बच्चे तो उनको थोड़ी ना आप उनके सामने से बुक्स लेके बैठ नहीं सकते। तो फिर मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं सुबह उठ नहीं सकता, ये अगर मेरी वीकनेस है तो मैं रात को जाग सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है ना। तो मैं सो जाता था और सब सो गए तो मैं सोने का नाटक करता था और फिर मैं उठ जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके सिवा अपने पास दूसरा रास्ता नहीं है। जॉब छोड़ सकते हो क्या? जॉब में इधर काम भी करोगे, इधर पढ़ोगे भी कैसे पढ़ोगे? उसको पढ़ना बोलते हैं। तो आपको और घंटे 24 ही है। छुट्टी के दिन संडे रहेगा तो वाइफ या फैमिली, जिन की फैमिली, उनके पास एक लिस्ट रहेगी, ये करना है वो करना है। तो आप किस लोग कितना मना करोगे? तो फिर आपको कुछ ना कुछ चक्री चलानी पड़ेगी ना। जो लोग सुबह उठ सकते हैं तो उठो, जो लोग आधा घंटा प्रे करते हैं तो भगवान को टाइम कम दो, आधे घंटे का उसको चलता है। उसके बाद नहीं भी जाओगे चलता है, उसको मालूम है कि तुम जो कर रहे हो उसका ही काम कर रहे हो, तो उसको तुम्हारे पास जाने वाने की कोई जरूरत नहीं रहती। आई स्ट्रांगली बिलीव ये सारे कंसेप्ट में। नहीं तो वो मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो बोलते सेम क्वेश्चन था कि यार पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता ICWA में। एक बार में और बातों में मुझे पता था कि दिन में 1 घंटा पूजा करते हो। बोले क्या नौटंकी, तुम बोलते हो टाइम नहीं है। 1 घंटा बोला, उसको भगवान बोलता है इधर मत था, पढ़ यार, मुझसे हो जाएगा, मैं तो हुई तेरे साथ, यहाँ आने की जरूरत क्या है? I'm with you, तुम मेरे सामने डाके ढोंग क्यों कर रहे हैं? देखो पढ़ने की जरूरत है, तब रिजल्ट आएगा। तो दिस व्हाट। तो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर सर, सबके पास 24 घंटे कृष्ण सर ने। और अगर आप स्पेसिफिकली आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे ना और अपने आप को कमिटेड पाएंगे तो आपका दिन आप डिसाइड कर सकते हो, कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। एक बार आपको कंट्रोल ले लेना होगा कि आई विल डिसाइड माई 24 आवर्स, इट्स मी। आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे ना, और मेरे बीच में और मेरे टाइम के बीच में, मेरे CFP के बीच में कोई नहीं आएगा, दैट्स इट। तो आप देखना आपके पास टाइम, आपको अचानक से फील होने लग गया कि आपके पास टाइम है। यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू चूज। क्या ये CFP का आपको किसी ने बोला CFP करना है? आपने खुद निर्णय लिया है ना CFP करने, तो टाइम भी आप खुद ही निकालोगे। और जिस दिन आप डिक्लेयर कर दो, और लोग सारे आपके इर्द गिर्द के लोग आपके वेल विशर है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, तो
तो उनको एनरोल करो आपके थॉट में, यार मेरे को सीएफपी करना है यार, उसके लिए टाइम चाहिए, हेल्प मी। तो लोग सारे, मैं तो बोला ना कि आपके फैमिली मेंबर्स जो भी होंगे उनके रूप में भी भगवान आपके साथ रहते हैं, वो आपको बराबर टाइम ट्रैवल करके देंगे। ट्रस्ट है, लोग यहाँ ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। सबको लगता है कि सारे सब मेरे अगेंस्ट ही खड़े हैं, मेरे को रोकने के लिए। नहीं, आपको सब शाहरुख खान का मूवी है सारी कायनात आपके लिए यू नीड टू बिलीव इट। आप बिलीव करो, आपके सामने साथ वो होना शुरू हो जाएगा। यस एब्सोल्युटली। आपके पास एक अचानक स्ट्रेंथ आई जैसी महसूस हो जाएगी आपको कि हाँ है टाइम, आप फोकस्ड रहो। 3 घंटा, बहुत सारे लोग 3 घंटा लेके बैठते हैं, कितना टाइम दो वो तो इम्पोर्टेंट है, बट वो उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं कि आप फोकस, आपको फोकस कितना है। मैं तो पब्लिक ये ऐसे करती है, इधर अच्छा फिर इधर अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं 3 घंटे में। और अभी तो बहुत डेंजरस ईरा में हम लोग तो जब इंजीनियरिंग किए सर एटलीस्ट ये नहीं था। आज की जनरेशन का मैं सोचता हूँ तो कितना डिस्ट्रैक्टिंग सिचुएशन से गुजर रही है ये जनरेशन। इतनी चीजें उनके सामने अवेलेबल है। हमारे वक्त तो अच्छा था, मैं हॉस्टल में था, मेरे फादर 500 रुपए भेज देते थे कि अब साले निपट उसी में, तेरी तबीयत भी खराब हुई तो तुझे उसी में निपटना है, ध्यान रहे। तो आज तो हम लोग अरे गिरा क्या, ये हुआ क्या, इतना सारा सब कुछ अवेलेबल है। वीडियो कॉलिंग का ये आ गया कंसेप्ट आ गया। ये पीढ़ी और हम लोग बहुत लकी रहे कि शायद ये जो चीजें हमारे साथ नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी तो आगे जाएगी तो इनके ऊपर डिस्ट्रैक्शन। और आज अगर हम भी पढ़े तो हमारे साथ भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आपको सीखना होगा कि अपने आप को कैसा वो पर्टिकुलर टाइम पे डिटैच रहना हो, अगर आप अचीव नहीं कर पाओ किसी भी गोल। एक आपका लास्ट जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई थिंक इफ सपोज इट डिस्ट्रैक्ट यू और यू कैन आपका एक डिसीजन जो अभी आप बोल रहे थे कि यू वांट टू क्विट योर जॉब, सो फाइनेंशियली एट दिस एज एट 44 आपका जो, बिकॉज एट 53 आई क्विट माय ओरिजिनल जो कैरियर जो मैंने 35 ईयर्स से किया था, बट समवेयर इट इज नाउ पिंचिंग मी कि डिड आई डिड द राइट थिंग, और मींस ऐसा मींस आपको यू हैव रीच टू सच लेवल दैट मींस यू हैव डिसाइडेड। Yes. Okay. Once in your speech you said that you have financial liability also. Yeah. So it's means what is your confirmed decision? Absolutely. आपने See, it is a personal. Definitely I want to learn from this. I will. इशू कैसा है, अभी अपने आपको सर ने मेथड भी दिखाए होंगे आपको, इंश्योरेंस में इनकम रिप्लेसमेंट से क्या होगा, है ना, एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड से भी जाता है। तो बेसिकली मैंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या किया, ये दोनों मेथड से मैंने काम करने की कोशिश की। मैंने बताया कि मेरे रिच या वेल्दी होने की डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले मैं सोचता था कि बहुत पैसा आएगा तो मेरे लोग मुझे रिच बोलेंगे, और मुझे अभी पता चला कि मेरे पास टाइम रहेगा तो मेरी फैमिली मुझे रिच बोलेगी। सो जॉब से निकला। तो आंसरिंग योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैंने अपनी टाइमलाइन ड्रॉ की, मुझे कब कितने पैसे चाहिए, और मैं आपको हिसाब भी बता देता हूँ सर। अगर मैं अगले साल रिटायर हो जाता हूँ तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे 50 लाख रुपए देगा, सीपीएफ और हमारी ग्रेचुइटी जो आती है 50 लाख मेरे पास वहां से है। मेरे अभी तो इन्वेस्टमेंट जो रहे, मैंने जैसे बताया कि मैंने कोई फालतू जगह कभी खर्चा नहीं किया पैसा, तो मेरे जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है, 1 करोड़ रुपए हो गए। मैं जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि तब कोई अकल थी नहीं। तो वो रियल एस्टेट का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो समवेयर 40-50 लाख रुपए से ऊपर है। तो हम लोग डाउन मार्केट कंडीशन के हिसाब से मोटा मोटा तौर पे उसको अभी मैं इस साल लिक्विडेट करूंगा, तो मेरे पास आज की तारीख में 1 CR का फाइनेंशियल एसेट और 50 लाख का ये है, तो वो सारा फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कोई घर नहीं लिया है, मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, इसलिए मेरे ऊपर कोई EMI का बर्डन नहीं, राइट नाउ। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अगर मैं 8% 8% पकड़ के चलो और इन्फ्लेशन में 8% पकड़ के चलो, चलो 0 कर देते हैं, तो भी आपके पास अगर 100 रुपए का कॉर्पस है तो आपको 100 महीने चलेगा, बराबर है। तो बारियाटी शान हो, तो मुझे 8 साल 4 महीने चलना है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी पूरा का पूरा उतना तो आज मेरा टेक होम भी नहीं है। जितने पैसे की मैं बात करूं, मेरा टेक होम सैलरी सब काट कूट के मैं हमारे हाथ में घर दिया है कंपनी ने, लेकिन फिर भी 90,000 रुपए देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर लो। सो मैं उतना पूरा पैसा वाइफ को, मेरे को प्रेजेंटेशन जॉब छोड़ने से पहले अगर 2 लोगों को कन्विंस करना है
जो अभी भी प्रॉपर्ली कन्विंस नहीं है, एक माय वाइफ एक माय फादर, क्योंकि वो दोनों लोग काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में। तो उनसे उनको मैंने ये कन्विंस किया कि मैं कैश फ्लो आपके मेंटेन रखूंगा। आप मेरे फ्रेंड जो जॉब में है उसका सैलरी और मेरा सैलरी चेक करना, 1 रुपया मैं ज्यादा दूंगा कम नहीं दे सकता। तो 8 साल का जुगाड़ मेरे पास है, पहली चीज। और 8 साल में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने बोला था कि मैं गर्दन के नीचे नहीं, गर्दन के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। तो वीडियो सुना। सो अभी जिस बंदे के लिए तरफ मैं ये सारे बिजनेसेस देता हूँ ना, तो वहां पे भी उसकी तरफ रिकॉर्डिंग यानी मेरे डेटा है ना उसके बाद। तो वो उसने मुझे बताया कि यार ये तू अगर सिर्फ अपने नाम पे भी कर लेना तो तुझे 70-80 हजार रुपए मिलता था। तो इस रेट मैंने उसको बोला कि 2 साल के बाद मैं छोड़ूंगा, तो बोला कि आ जाए शेयरिंग में, नो इशू। That means you have a backup plan. Absolutely. Yeah, actually, No yes, the older आपके लिए फोर्स रिटायरमेंट था, इनके लिए प्लान रिटायरमेंट है। इट इज द बिगेस्ट डिफरेंस ना, बिकॉज एनीथिंग व्हिच इज अनप्लान्ड, फोर्स का मतलब अनप्लान्ड है, वेदर इट इज रिटायरमेंट और मे बी एनी इवेंट कम्स विदाउट प्लानिंग, वी फाइंड इट डिफिकल्ट, बट इन दिस केस ही हैज planned acquired the expertise of CFP also. तो और ये सब उस प्रोसेस का पार्ट है। अभी चलो मैं डिक्लेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे, मैं क्यूट करके साथ CFA भी करूंगा, तो करूंगा, आई विल डिक्लेयर। कुछ दिन के मेरे कार्ड के ऊपर आप CFA भी लिखो। wish you all the best. तो यही मैं फंडा यूजिंग, आई एम डिक्लेयरिंग। और मैं बहुत सारे लोगों को ये बताता हूँ ताकि वो लोग मुझे बाद में पूछते हैं उसका क्या हुआ, तब छोड़ नहीं सकते उस चीज। लोग पूछते ना, क्योंकि लोगों को पूछने में बड़ा मजा। मैं जब ICAA कर रहा था सर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परसेंटेज ये था कि अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से हार्डली 2 लोग होते हैं, क्योंकि वर्किंग फैमिली किसी नहीं होता लोगों से, और फिर पैसा भी नहीं मिल रहा तो मोटिवेशन भी गैप हो गया। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, I had also tried for 1998. मैंने एक ग्रुप क्लियर भी किया ICAA। ओके, Actually, because of that, this क्या होगा कि बेसिकली समवेयर किधर मेरा ग्रिप छूट जाएगा। सो वो तो मैं बहुत डिक्लेयर कर देता हूँ। मुझे मालूम था कि लोगों को बड़ी खुशी होगी मेरे को पूछते, तो जैसे वो जो रिजल्ट आया तो मैं हमेशा उस टाइप का प्रेशर क्रिएट कर लेता हूँ अपने इर्द गिर्द। जैसे मैं CFP भी कर रहा था तो मैं सबको बताता सोचता मैं CFP कर रहा हूँ, मैं CFP कर रहा हूँ, मैं CFP कर रहा हूँ, ध्यान दे। तो लोग भी पूछते अच्छा क्या हुआ उसका। ये ट्रिक है अपने आप को स्टेक पे रखने की। लोग उल्टा करते हैं, वो बताते नहीं है क्योंकि वो डरते हैं, अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता, फिर उनको डर लगने लग जाता है कि अगर मैं बता दूं और फिर नहीं हुआ तो इट्स अ डिसीजन। तभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डॉवेलिको। सो इट्स अ इल्यूजन। पीपल आउटकम से डिसीजन को जज करते हैं, नो इट्स अ इल्यूजन। पढ़ना कभी ब्यूटीफुल। सो ये चीजें सर मैं प्लान हूँ। जब मैं लोगों को तरफ प्लानिंग की बात करूँ तो मैं ऐसा कोई इंट्यूशन के बेसिस पे मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं सेड ना कि आई एम एम्प्लॉय ऑफ माय वाइफ एंड माय फादर। तो मेरे को वो सीईओ को तो कन्विंस करना पड़ेगा ना, मेरी लाइफ के जो 2 सीईओ है, वे हाउ कैन आई टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन कि उनका ये नहीं हो। बट अगेन अगर आपके स्पेसिफिक सिचुएशन को मैं अगर एड्रेस करूँ ना, तो मैं उसको दूसरे टाइप से एड्रेस कर सकता हूँ कि अगर आपके साथ ये फोर्सफुली करना पड़ा होगा तो इनफैक्ट हो सकता है मेरे साथ सिचुएशन डेंजरस है, क्योंकि मैं फिर कंफर्टेबल जोन में हूँ, आप बहुत सही जोन में हो अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई अब नहीं किया तो कब नहीं किया। राइट। क्योंकि मैं अपने फूड के लिए आगे बाहर निकलूंगा, आप अपने सर्वाइवल के लिए बाहर निकलोगे। दैट इज डेफिनेट। ये तो आपका जो वर्ड है वो तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट मीटिंग में टेबल पे जब मैं केयू सर के साथ में मिलने को आया था तो मेरा सन भी था मेरे साथ में, इज डूइंग हिज फाइनल ईयर इन बैफ और ACCA। और मैं समवेयर इट आपको मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल डू इट, बट समवेयर एक माइंड में एक ऐसा हिच रहता है कि या सो एक मुझे ऐसा लगा कि यू आर ऑल्सो क्विटिंग, सो मैं इट्स जस्ट एंजाइटी में आपको मैंने बाकी मैंने सर को बोला कि दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, आई विल डू इट। जब फर्स्ट मीटिंग में मैंने इनको और सर ने आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पढ़ाया ना, मुझे पता नहीं, सर से तरफ से मैंने दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग सीखा है।
रिटायरमेंट प्लानिंग में आप सब लोग अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो हम लोग कॉर्पस खड़ा करने की बात करते हैं। सर में हमको रिटायरमेंट प्लानिंग सिखाते हो, शायद वो डीवीडी में भी है। मैं रिटायरमेंट प्लान करते और एक चीज पूछता हूँ आपको, या जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, फाइनेंशियल असेट्स ठीक है, लेकिन वो अगेन फाइनेंशियल मार्केट है। एक्चुअल रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, मतलब टिल योर डेथ यू शुड बी एम्प्लॉयबल पर्सन, और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं, मैं बोला कि इसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हो, ये चीज आपको डिसाइड करेगी कि आप कब तक एम्प्लॉयबल रह सकते हो। और अगर आपने वो अचीव कर लिया, इनफैक्ट आप उसी जर्नी पे हो, अगर आपने को वो अचीव कर लिया, तो फिर मार्केट 11,000 है या 1,000 है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर एम्प्लॉयबल पर्सन। So your financial asset will be a backup plan. It is even not a basic requirement. Yes. That was precisely one reason. I mean, in fact, my husband was the one who pushed me. He said, "No, don't keep yourself idle. Yeah. Do it." Yes, absolutely. So आपको एम्प्लॉय सर वो रिटायरमेंट प्लानिंग में सर ने अपने एक स्टोरी भी वहाँ पे मेरे से वीडियो लर्निंग में तो है, अपने फादर इन लॉ के बारे में वो बात करते हैं कि सिर्फ पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि फिर क्या करने वाला किस्सा भी तो रहेगा। क्योंकि when you become a senior citizen, okay, and if you are not productive, so you find lot of in terms of health issue, in terms of relationship issue, and everyone like to ignore you, na? Because end of the day people will think that you are not asset, even though income is there, but there is no benefit. So even someone does not need a money, even post-retirement they can share their donate their time for maybe teaching the unprivileged children, or maybe doing some kind of private tuitions free of cost. Okay, but objective is that if you become engaged during your post-retirement period, maybe 4 to 5 hours a day, it will give you a lot of, you can say, immunity to live a better life or longer life, healthy life. So I thank you very much for a very long and detailed discussion. Thank you very much for all.